Hello students, myself Desmukh Singh, Assistant Professor Chemistry, Government College धौलपुर। सबसे पहले मैं एमएससी प्रीवियस से एमएससी फाइनल ईयर में प्रमोट किए गए सभी स्टूडेंट्स को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से एमएससी फाइनल में सिलेबस के बारे में तथा मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले पेपर्स के बारे में आपको अवगत करा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमें कौन कौन से पेपर्स इस ईयर में पढ़ने हैं। सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन पहले एराइज हो चुका है कि आपको एक स्पेशलाइजेशन चूज करना है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो फिजिकल हो। मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के लिए इलेक्टिव पेपर दैट मीन्स ऑप्शनल पेपर्स और कंपलसरी पेपर्स की बात कर रहा हूँ। इस ईयर में आपको 7 पेपर टोटल पढ़ने हैं जो कि 425 मार्क्स के हैं। एक सेमिनार आपको प्रिपेयर करना है जो 25 मार्क्स का है और साथ में एक प्रैक्टिकल है जो 200 मार्क्स का है। इस प्रकार कुल मिलाकर आपको 650 मार्क्स का टोटल यहाँ देखना है। यदि हम पेपर्स की बात करें तो सबसे पहले पेपर का नाम जो कि हमारा कंपलसरी पेपर है वो एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री जो कि 100 मार्क्स का है। इसके 3 पार्ट हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेनली आपको यूवी और आईआर के एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ने के साथ साथ एनएमआर के एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ना है तथा यहाँ पर कार्बन 13, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मॉजवियर स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी डिटेल में पढ़ना है। फोटोकेमिस्ट्री की बात करें तो फोटोकेमिस्ट्री के लिए आपको यहाँ पर कार्बोनिल्स की फोटोकेमिस्ट्री के बारे में, एल्कीन्स की फोटोकेमिस्ट्री के बारे में मेनली आपको देखना है। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री भी आपको यहाँ पर अलग से पढ़नी है। ये पेपर सबसे बड़ा है जो कि 100 मार्क्स का है, कंपलसरी पेपर है। यदि हम पेपर सेकंड की बात करते हैं जो कि हमारा है बायो इनऑर्गेनिक, बायो ऑर्गेनिक और बायोफिजिकल केमिस्ट्री जो कि 75 मार्क्स का है। यहाँ भी इसके 3 पार्ट हैं। यहाँ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बायो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोफिजिकल में अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। ये भी हमारा कंपलसरी पेपर है। पेपर थर्ड जो कि एक कंपलसरी पेपर है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से है जो कि 50 मार्क्स का है। तो इस तरीके से पेपर फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड आपके कंपलसरी पेपर्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के लिए सिलेबस में इंक्लूड किए गए 4 इलेक्टिव और ऑप्शनल पेपर्स की। पेपर फोर्थ जिसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट है जो कि 50 मार्क्स का है। पेपर फिफ्थ जो कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड है वो भी 50 मार्क्स का है। पेपर 6 हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है जो कि 50 मार्क्स का है। और पेपर 7 केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि 50 मार्क्स का है। इस तरीके से ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में आपके पास ये 4 पेपर्स हैं और वो चारों पेपर आपको यहाँ पर देखने हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मेनली मैं आपको 2 पेपर्स के बारे में बताऊंगा। 2 पेपर्स मुझे पढ़ाने के लिए दिए गए हैं, पेपर फोर्थ एंड पेपर फिफ्थ। पेपर फोर्थ जिसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट है और पेपर फिफ्थ जिसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड है जो कि डिस्कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। ये 2 पेपर मुझे आपको पढ़ाने हैं।
इन दोनों पेपर्स के लिए कुछ बुक्स मैं आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। यदि हम पेपर 4 की बात करें जिसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट है, उसके लिए आप 2 बुक यूज में ले सकते हो। पहली बुक डॉक्टर जगदम्बा सिंह और डॉक्टर LDS यादव की, जो कि प्रगति एडिशन की है, उसको यूज में लिया जा सकता है। दूसरी बुक जो कि रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट एंड रीजेंट्स के नाम से है, जो कि राइटर SN सान्याल के नाम से है, वो आप यूज में ले सकते हो। जब हम बात करते हैं पेपर 5 की, तो उसके लिए आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस द डिस्कनेक्शन अप्रोच बाय स्टुअर्ट वॉरेन बुक आप काम में ले सकते हो। और उसके साथ साथ पेपर 5 के लिए दूसरी बुक ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय SC आमेटा, उसको भी आप, चांद पब्लिकेशन की है, उसको भी आप काम में ले सकते हो। तो यहाँ पर ये दोनों बुक्स मैंने आपको मेंशन की हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, दैट मीन्स पेपर 4 के लिए आप एक और बुक काम में ले सकते हो जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जो कि नॉर्मन और कॉक्सॉन के द्वारा दी गई है, उसे भी आप काम में ले सकते हो। तो ये हमारा सिलेबस का ब्रीफ इंट्रो है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। चूँकि मैं यहाँ आपके ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के 2 पेपर 4 और पेपर 5 की बात करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पर उन दोनों पेपर से रिलेटेड कुछ बुक्स सजेस्ट की हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 4 की। पेपर 4 हमें यहाँ शुरू करना है जिसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट। इस पेपर में 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट में आपको ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट्स के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट मेटल के ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट्स हैं, मेटल, नॉन मेटल, इस तरीके से जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनके बारे में हमको यहाँ पर स्टडी करनी है। जैसे लिथियम के, मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट, मरकरी, कैडमियम, जिंक, कॉपर, सल्फर, बोरॉन, पैलेडियम एंड अदर्स। यूनिट 2 में हमको ऑक्सीडेशन के बारे में बात करनी है। डिटेल में ऑक्सीडेशन को पढ़ना है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कोहल्स, डाइऑल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स एंड अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देयर फंक्शंस भी हमको यहाँ इस यूनिट में पढ़ने हैं। यदि हम बात करें यूनिट 3 की जिसका नाम है रिडक्शन, वहाँ पर आपको मेनली एल्कीन्स के रिडक्शन, एल्काइंस, कार्बोनिल कंपाउंड, एसिड्स के रिडक्शन को देखना है। यदि हम बात करें यूनिट 4 की जिसका नाम है रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट देखने हैं और मेनली जो आपके सिलेबस में कंसीडर किए गए हैं वो रीअरेंजमेंट न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट हैं। अभी हम न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट क्या होते हैं उनके बारे में आगे फर्दर स्टडी करेंगे। यूनिट जो 5 है उसका नाम है मेटलोसिन, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पर मेटलोसिन्स के बारे में आपको मेनली फेरोसिन्स के बारे में पढ़ना है, फेरोसिन के बारे में पढ़ना है, जो कि आयरन का एक सैंडविच कंपाउंड है। नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको ट्रोपोन, ट्रोपोलोन और एजुलिन के बारे में पढ़ना है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको नेफ्थलीन, एंथ्रेसिन और फिनेंथ्रीन के बारे में मेनली स्टडी करनी है। तो ये हमारा जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस पेपर 4 है उसके बारे में जो आपका सिलेबस इंक्लूड है उसको शॉर्ट में मैंने समराइज किया है। आइए अब हम वीडियो के माध्यम से ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट पेपर 4 की यूनिट 4 रीअरेंजमेंट को स्टार्ट करते हैं। रीअरेंजमेंट का हिंदी में अर्थ होता है पुनर्विन्यास। इस यूनिट में हमको मेनली पहले इंट्रोडक्शन देखना है, उसके बाद हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करेंगे, उसके बाद हमें डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट की बात करनी है जिसमें सबसे पहले पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद वैगनर मीरवान रीअरेंजमेंट एंड डेमजेनोव रीअरेंजमेंट की हमको बात करनी है। उसके पश्चात हम बात करेंगे बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, वेयर विल्गर रीअरेंजमेंट, फेब्रोस्की रीअरेंजमेंट, बेकमान रीअरेंजमेंट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, कर्टिस रीअरेंजमेंट, सिमिट रीअरेंजमेंट,
नेवर रीअरेंजमेंट, सेप्यारो रिएक्शन, अर्नड आइस्टर्ड सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो ये रीअरेंजमेंट आपको यहाँ पर देखना है, उसके साथ साथ मेमोरी इफेक्ट्स के बारे में भी आपको यहाँ पर देखना है। ये यूनिट आपकी इन सभी टॉपिक्स को मिला करके बनी हुई है। तो सबसे पहले हम रीअरेंजमेंट को स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए हम सबसे पहले रीअरेंजमेंट की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन होता है। स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन से मीन ये है, यदि किसी मॉलिक्यूल में उसका स्ट्रक्चरल आइसोमर जिस केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनता है वो प्रोसेस रीअरेंजमेंट कहलाती है। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट, रिएक्टेंट का जो है प्रोडक्ट में वही मेंशन रहे, बट लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो चेंज हो जाए, दैट मीन्स उस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल आइसोमर हमको प्रोडक्ट के रूप में यदि ऑब्टेन होता है तो उस प्रोसेस को हम रीअरेंजमेंट कहते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, ये जो रीअरेंजमेंट होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल या किसी एटम के एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने की वजह से होता है। दैट मीन्स एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसके द्वारा किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन होता है या नया स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑब्टेन होता है किसी भी एटम या ग्रुप के डिस्प्लेस होने की वजह से, माइग्रेट करने की वजह से, वो प्रोसेस आपकी रीअरेंजमेंट कहलाती है। मैंने यहाँ पर देखा है इन रीअरेंजमेंट रिएक्शन molecular formula and molecular weight remains same of the reactant, only structural isomer of the reactant will be formed by rearrangement process. For example, यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एक मैंने एग्जाम्पल लिया है WAB, हमारा कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है। रीअरेंजमेंट के पश्चात प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या मिल रहा है, ABW ऑब्टेन हो रहा है। दैट मीन्स ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर WAB दैट मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर इसका ऑब्टेन हो रहा है। W यहाँ पर A से डिसोसिएट होकर के B के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल पॉसिबल हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हम मेनली 3 टर्म्स का यूज करते हैं। पहली टर्म हमारी होती है माइग्रेशन ओरिजिन, दूसरी टर्म होती है हमारी माइग्रेशन टर्मिनस और तीसरी टर्म होती है हमारी माइग्रेटिंग ग्रुप। इन 3 टर्म्स के आधार पर हम रीअरेंजमेंट को आसानी से पहचान सकते हैं। दैट मीन्स यदि हम बात करें पहली टर्म माइग्रेशन ओरिजिन की, तो यह वह पॉइंट होता है या यह वह एटम होता है जहां से बॉन्ड का ब्रेक होना स्टार्ट होता है। दूसरा हम यदि बात करते हैं माइग्रेशन टर्मिनस की, तो यह वह पॉइंट होता है जहां पर कोई भी ग्रुप माइग्रेट होकर के, दैट मीन्स डिस्प्लेस होकर के कोई भी एटम या ग्रुप पहुंचता है। जहां से स्टार्ट होता है वो माइग्रेशन ओरिजिन, जहां तक कोई भी ग्रुप जाता है या एटम जाता है वो माइग्रेशन टर्मिनस, और तीसरा टर्म है हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप। जो एटम या ग्रुप डिस्प्लेस होकर के या माइग्रेट होकर के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रहा है वो कहलाता है माइग्रेटिंग ग्रुप। इट्स क्लियर। 3 टर्म हमको यहाँ यूज में लेनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर किसी भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन में होने वाले
होने वाले रीअरेंजमेंट के टाइप की यदि हम बात करते हैं कि वहाँ किस तरीके का रीअरेंजमेंट हो रहा है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले इन तीनों टर्म को उस रिएक्टेंट में डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि उस रिएक्टेंट में माइग्रेशन ओरिजिन कौन सा है, माइग्रेशन टर्मिनस कौन सा है, माइग्रेटिंग ग्रुप कौन सा है। ये डिसाइड करने के बाद हम उस रीअरेंजमेंट को आसानी से स्पेसिफाई कर पाते हैं कि होने वाला ये रीअरेंजमेंट किस तरीके का है। बात आती है कि ये रीअरेंजमेंट होता क्यों है। ये रीअरेंजमेंट केवल उसी कंडीशन में होता है किसी भी मॉलिक्यूल में जब कोई भी रिएक्टेंट की जो स्टेबिलिटी है वो प्रोडक्ट के कंपैरिजन में यदि कम होती है तो ही रीअरेंजमेंट होता है। यदि दैट मीन्स रिएक्टेंट से बनने वाला प्रोडक्ट यदि मोर स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट उस रिएक्शन में होगा। यदि रिएक्टेंट से बनने वाला प्रोडक्ट कम स्टेबल है तो वहाँ रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जैसे अब हम यहाँ इस एग्जांपल में देखते हैं कि इन तीन टर्म्स को हम कैसे कैसे यूज में ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने ऊपर आपको जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर WAB जो हमारा रिएक्टेंट था, उस WAB में A जो है वहाँ से बॉन्ड का टूटना स्टार्ट होता है। दैट मीन्स जब आप किसी भी रीअरेंजमेंट को स्पेसिफाई करते हैं, उसका नाम देते हैं, तो सबसे पहले माइग्रेशन ओरिजिन, माइग्रेटिंग ग्रुप, इन दोनों के बीच के बॉन्ड को 1-1 नंबरिंग दी जाती। माइग्रेशन ओरिजिन और माइग्रेटिंग ग्रुप के बीच के बॉन्ड को नंबर देते हैं 1 and 1 और माइग्रेशन ओरिजिन से उस नंबरिंग को वहाँ तक कंटिन्यू करते हैं जो हमारा माइग्रेशन टर्मिनस होता है, जो हमारा माइग्रेशन टर्मिनस होता है, जहाँ तक उस नंबरिंग को असेंडिंग ऑर्डर में कंटिन्यू किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में यदि हम बात करें, चूँकि मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था कि कोई भी हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसमें AB W में चेंज हो रहा है, इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन में A और W के बीच का बॉन्ड टूट रहा है तथा B और W के बीच का बॉन्ड बन रहा है। आते हैं, चूँकि W A से जा रहा है और B तक पहुंच रहा है तो W हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप होगा, जहां से W जो ग्रुप है हमारा, जहाँ से बॉन्ड का ब्रेक होना स्टार्ट हुआ है वो हमारा माइग्रेशन ओरिजिन कहलाता है, और जहाँ पर प्रोडक्ट में माइग्रेटिंग ग्रुप पहुँच रहा है वो हमारा माइग्रेशन टर्मिनस कहलाता है। अब इसको जब हमने स्पेसिफाई किया है, इसको स्पेसिफाई किया है 1-2 शिफ्ट। 1-2 शिफ्ट किससे मतलब है कि यहाँ पर W माइग्रेट हो रहा है और 1-2 इसको इसलिए नॉमिनेट किया है क्योंकि जहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हुआ है वो हमारा पॉइंट होता है 1 और इस नंबरिंग को हम असेंडिंग ऑर्डर में माइग्रेशन टर्मिनस तक कंटिन्यू करते हैं। तो 1 और 2 आपका B एटम पर है, इसलिए ये हमारा कहलाएगा 1-2 शिफ्ट। ये W जो भी माइग्रेटिंग ग्रुप होता है उस बेसिस पर हम इसको नॉमिनेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि ये W हाइड्रोजन होता तो हम इसे बोलते 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट। यदि ये W मिथाइल होता तो हम इसे बोलते 1-2 मिथाइल शिफ्ट। यदि ये W एथाइल होता तो हम इसे बोलते 1-2 एथाइल शिफ्ट। आइए इस रीअरेंजमेंट को हम अन्य उदाहरणों की सहायता से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है ABC और WABC एक यौगिक है हमारा, जिसमें 1,3W शिफ्ट होकर के हमारा प्रोडक्ट बन रहा है क्या, ABCW। यहाँ इस रिएक्शन से आप ये पता लगा पा रहे हैं, एक देखेंगे आप रिएक्टेंट को, दूसरा देखेंगे आप प्रोडक्ट को, कि A और W के बीच का बॉन्ड टूट रहा है तो और W माइग्रेट होकर के कहाँ तक जा रहा है, C तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, C तक जा रहा है। इसलिए W हमारा यहाँ माइग्रेटिंग ग्रुप होगा। चूँकि A से W जो ग्रुप है
वो माइग्रेट हो रहा है, इसलिए ए पॉइंट जो है वो हमारा माइग्रेशन ओरिजिन होगा, तथा यहाँ से हम नंबरिंग को 1 1 कंटिन्यू करेंगे और इस नंबरिंग को वहाँ तक कंटिन्यू करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में जहाँ तक W जा रहा होता है। तो B को नंबर दिया हमने 2 और C को नंबर दिया 3 और C तक W गया है, तो C हमारा यहाँ पर माइग्रेशन टर्मिनस को दिखाता है, इसलिए हमने इस रीअरेंजमेंट को बोला है 1 3। 1 से जा रहा है और कहाँ पर पहुँच रहा है W, माइग्रेटिंग ग्रुप कहाँ तक, 3 तक। माइग्रेशन टर्मिनस आपका क्या है, C, इसलिए हमने इसे बोला है 1 3 W शिफ्ट। देखिए नीचे वाले एग्जाम्पल में यदि हम बात करें तो नीचे वाले एग्जाम्पल की जब हम बात कर रहे हैं तो देखेंगे आप यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखने पर आप ये पाएंगे कि यहाँ से B और X के बीच में बॉन्ड का टूटना स्टार्ट हुआ है और X जो है वो हमारा यहाँ पर माइग्रेटिंग ग्रुप है और वो कहाँ पर पहुँच रहा है, C पर पहुँच रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, B हमारा होगा माइग्रेशन ओरिजिन, X हमारा होगा माइग्रेटिंग ग्रुप और C हमारा होगा माइग्रेशन टर्मिनस। नंबरिंग हमने 1 1 किस किस के बीच में स्टार्ट करते हैं, हमेशा 1 और 1 नंबरिंग वहाँ दी जाती है जो हमारा माइग्रेशन ओरिजिन और माइग्रेटिंग ग्रुप होता है, और नंबरिंग को हम असेंडिंग ऑर्डर में वहाँ तक कंटिन्यू करते हैं जो हमारा माइग्रेशन टर्मिनस होता है। इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन में जिसको मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, बी आपका माइग्रेटिंग एक्स आपका माइग्रेटिंग ग्रुप है, बी आपका माइग्रेशन ओरिजिन है और सी आपका माइग्रेशन टर्मिनस है, इसलिए हमने इसको बोला है 1 to x शिफ्ट। 1 to x शिफ्ट, चूंकि x जा रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे x शिफ्ट। नीचे वाले एग्जांपल में जब आप देखेंगे तो नीचे वाले एग्जांपल में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमने x a b c d e कोई कंपाउंड लिया है जहाँ पर x आपका माइग्रेटिंग ग्रुप है, a आपका माइग्रेशन ओरिजिन है। आप प्रोडक्ट को देखेंगे तो a और x के बीच का बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुआ है, b c d e, और जब आपने प्रोडक्ट में देखा तो ये x कहाँ तक पहुँच रहा है, e तक पहुँच रहा है। दैट मीन्स आपने नंबरिंग 1 1 देने के पश्चात उसको आगे कंटिन्यू किया है। ई एटम को 5 नंबर ऑब्टेन हुआ है, इसलिए वहाँ से बॉन्ड जो हमारा स्टार्ट हुआ है माइग्रेशन टर्मिनस तक, एक्स ग्रुप हमारा माइग्रेट होकर के गया है, इसलिए हमने इसको बोला है 15x शिफ्ट। क्या बोला है, 15x शिफ्ट, जहाँ पर ए आपका ओरिजिन को दिखा रहा है, एक्स आपका माइग्रेटिंग ग्रुप को दिखा रहा है और ई आपका माइग्रेशन टर्मिनस को दिखा रहा है। इस तरीके से यदि ये एक्स हमारा मिथाइल होता तो हम इसे बोलते 15 मिथाइल शिफ्ट, यदि ये एक्स हमारा एथाइल होता तो 15 एथाइल शिफ्ट, यदि ये एक्स हमारा हाइड्रोजन होता तो ये 15 हाइड्रोजन शिफ्ट कहलाता। अब ये माइग्रेटिंग ग्रुप जो होता है वह है माइग्रेशन ओरिजिन से माइग्रेशन टर्मिनस तक पहुंचता है। ये हमने रीअरेंजमेंट में देखा और उसको हम रीअरेंजमेंट को स्पेसिफाई कर लेते हैं कि ये अरेंजमेंट किस तरीके का है। लेकिन माइग्रेशन ओरिजिन से माइग्रेटिंग ग्रुप का माइग्रेशन टर्मिनस तक पहुंचना 2 प्रोसेस के थ्रू होता है। पहला प्रोसेस इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होता है, दूसरा प्रोसेस इंटरमोलिकुलर प्रोसेस होता है। इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस एंड इंटरमोलिकुलर प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेसों में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखते हैं। नीचे डायग्राम की सहायता से यदि हम देखें तो जो इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होती है उस इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स माइग्रेटिंग ग्रुप और माइग्रेशन ओरिजिन के बीच में बॉन्ड का टूटना और माइग्रेशन टर्मिनस जो कि एटम बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है के बीच में बॉन्ड का बनना, दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं। कंसर्टेड मैकेनिज्म में होता है, 1 स्टेप प्रोसेस होता है और इस कंपाउंड से WAB से हमारा क्या बन रहा है, ABW। यदि किसी भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन में किसी भी माइग्रेटिंग ग्रुप का ट्रांसफर
माइग्रेशन ओरिजिन से माइग्रेशन टर्मिनस तक एक ही स्टेप में बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना जस्ट लाइक ट्रांजिशन स्टेट की तरह होता है, तो इस प्रोसेस को हम इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस कहते हैं, जो कि हमारा पहले स्टेप के द्वारा शो किया गया है। यदि हम बात करें इंटरमोलिकुलर प्रोसेस की, जो कि नीचे के द्वारा शो किया गया, यहाँ पर ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है, 2 स्टेप प्रोसेस है। दैट मीन्स यहाँ पर माइग्रेशन ओरिजिन जो कि एटम ए है तथा माइग्रेटिंग ग्रुप जो कि एटम डब्ल्यू है, डब्ल्यू के द्वारा यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस रिएक्शन में, उन दोनों के बीच के बॉन्ड का कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है। दैट मीन्स कंप्लीटली डिसोसिएशन होने की वजह से यहाँ पर ये जो W है वो W पॉजिटिव या W नेगेटिव की फॉर्म में, दैट मीन्स यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है, और ये इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद ये इंटरमीडिएट बनने के बाद B, दैट मीन्स जो हमारा माइग्रेशन टर्मिनस होता है, जो कि इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन में एटम B के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वहाँ पर W पहुँचता है, दैट मीन्स माइग्रेटिंग ग्रुप पहुँचता है और वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका W जो आपका माइग्रेटिंग ग्रुप है वो माइग्रेशन ओरिजिन से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस में। तो हमने यहाँ शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं किसी भी रीअरेंजमेंट जो रिएक्शन होती है, उस रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हमको किसी भी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में एक स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑब्टेन होता है। हमें पहले किसी भी रिएक्टेंट में माइग्रेशन ओरिजिन, माइग्रेटिंग ग्रुप एवं माइग्रेशन टर्मिनस को सर्च करना होता है। उसके बाद हम उस रीअरेंजमेंट को किसी भी स्पेशल नेम से नॉमिनेट इजी गोइंग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल में करके बताया। उसके बाद किसी भी माइग्रेशन ओरिजिन से माइग्रेटिंग ग्रुप का ट्रांसफ़र होना 2 प्रोसेस से हो सकता है। एक प्रोसेस इंट्रामोलिकुलर होती है जो कि कंसर्टेड मैकेनिज्म से होती है, और जब कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है तो वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यदि माइग्रेशन ओरिजिन से माइग्रेटिंग ग्रुप का ट्रांसफ़र इंटरमोलिकुलर प्रोसेस के थ्रू होता है, तो इंटरमोलिकुलर प्रोसेस के थ्रू होने से वहाँ पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। माइग्रेटिंग ग्रुप और माइग्रेशन ओरिजिन के बीच का बॉन्ड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है और उसके बाद हमको रीअरेंज प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये मॉलिक्यूलर जो रीअरेंजमेंट होते हैं वो कौन कौन से तरीके के होते हैं। ये W पॉजिटिव के रूप में जाएगा, नेगेटिव के रूप में जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा, होमोलाइटिक रीअरेंजमेंट होगा, किस तरीके का होगा। आपके सिलेबस में मेनली जो रीअरेंजमेंट दिए गए हैं वो न्यूक्लियोफिलिक या एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हैं जो कि आपको स्टडी करने हैं, और जनरली सभी रीअरेंजमेंट जो हैं जो आपके सिलेबस में कंसीडर किए गए हैं वो इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं, दैट मीन्स कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू हो रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू।